प्यारे बच्चों नमस्कार। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका स्वागत है। हम कल के पार्ट 1 में, वेक्टर के पार्ट 1 में हमने सदिश के परिभाषा को समझा, सदिश के प्रकार को समझा। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, परंतु एक बार हम उसको फिर से पुनरावृत्ति कर ले थोड़े से समय के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सदिश के कुछ प्रकार में हमारा ये प्रकार था समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर समान सदिश वे सदिश होते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, वे समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश में दिशा और परिमाण ये दोनों के बराबर होने चाहिए, तब वो समान सदिश होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। यहाँ हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों समान सदिश है। परिमाण का अर्थ हमने कल बताया था कि परिमाण जो होता है, जो तीर की लंबाई होती है, वही परिमाण कहलाता है। समदिश सदिश लाइक वेक्टर, तो वे समानांतर सदिश जिनकी दिशा एक ही तरफ वन वे हो, वे समदिश सदिश कहलाते हैं। आगे हमारा है विपरीत दिशा सदिश। विपरीत दिशा सदिश वे समानांतर सदिश होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, वे विपरीत दिशा सदिश कहलाते हैं। सह आदिम सदिश, तो सह आदिम सदिश के विषय में हमने कल कहा, पिछले पार्ट 1 में हमने ये कहा, एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में जाने वाली सदिश सह आदिम सदिश कहलाता है। और यहाँ हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, पी वेक्टर, इन सारे सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, अर्थात ये सभी के सभी सदिश सह आदिम सदिश होंगे। तो ये सब सदिश सह आदिम सदिश कहलाए। अब आगे देखते हैं समतलीय सदिश, 3 या 3 से अधिक वे सदिश जो किसी एक ही प्लेन में हो, एक ही समतल में हो, वे कहलाते हैं समतलीय सदिश, को प्लेनर वेक्टर। सदिश के प्रकार को समझने के बाद हम देखते हैं सदिश से संबंधित पद, सदिश का वियोजन। तो सदिश का वियोजन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो किसी सदिश का बट जाने की घटना को, 2 हिस्सों में बट जाने की घटना को, ये सदिश का वियोजन कहलाता है। हम अदिश राशि को भी कभी इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 5 को हम लिखते हैं, तो 5 को हम इस प्रकार लिखेंगे 3 + 2, तो 5 के ही खंड है ये 3 और 2, ये दोनों मिलकर 5 को निर्माण किया। इसी प्रकार से हम दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, जैसे 5 बराबर में आ जाएंगे तो ये 4 + 1, इस तरह से बहुत से इसको रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से सदिश को भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सदिश को जब बांटा जाता है तो उसके जो 2 घटक बनते हैं, 2 कंपोनेंट बनते हैं, 2 हिस्सा बनते हैं, उसमें एक हिस्सा होता है हमारा क्षैतिज घटक, दूसरा हिस्सा होता है उदग्र घटक। क्षैतिज घटक वे घटक होते हैं जो जमीन के समानांतर हो, भूमि के समानांतर हो, वो क्षैतिज घटक कहलाते हैं। और जो भूमि के परपेंडिकुलर हो, वो हमारा उदग्र घटक कहलाते हैं। हम इसे एक तस्वीर के रूप में हम वियोजन को देखते हैं। जैसे हमारा कोई वेक्टर है पी वेक्टर, यह पी वेक्टर के 2 हिस्से, 2 घटक जो बनेंगे, ये हमारा एक हिस्सा बनेगा क्षैतिज घटक, इसके एक पार्ट ये बनेंगे, और दूसरा पार्ट होगा हमारा उदग्र घटक जो भूमि के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारा क्षैतिज घटक, दूसरा हो गया हमारा उदग्र घटक। क्षैतिज घटक वे होते हैं जो भूमि के पैरेलल होते हैं, जमीन के समानांतर होते हैं, वे क्षैतिज घटक कहलाते हैं। और भूमि के लंबवत जो हिस्सा बनता है वो हमारा उदग्र घटक कहलाता है। यह पी वेक्टर इस हिस्सा के साथ यदि थीटा कोण बनाता हो तो ये घटक, ये दूसरा घटक, ये हमारा क्षैतिज घटक होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएंगे क्षैतिज घटक, और ये हमारा हो गया उदग्र घटक। ये हमारा बन जाता है उदग्र घटक, और यहां से ये जो हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा बनेंगे 90 - थीटा। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर के वियोजन के पश्चात जो उसके घटक बनते हैं, जो हिस्सा बनते हैं, उन दोनों हिस्सा के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर ये दोनों समकोणिक होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस सदिश पी वेक्टर के क्षैतिज घटक
और उदगर घटक के मान को हम निकालते हैं। यह हमारा क्षैतिज घटक के साथ यह सदिश पी वेक्टर यदि थीटा कोण बनाता है तो उदगर घटक के साथ बनाया गया कोण 90 माइनस थीटा। इसके शुरुआती बिंदु प्रारंभिक बिंदु अगर O हो, इसके अंतिम बिंदु लास्ट पॉइंट अगर A हो तो यह हमारा वेक्टर बनेगा OA वेक्टर। इसी प्रकार से ये P वेक्टर के लिए इसका फाइनल पॉइंट अगर हम B उठाते हैं मतलब B लेते हैं तो हमारा ये वेक्टर बन जाएगा OB वेक्टर। और इसी प्रकार से ये उदगर घटक के लिए इसका लास्ट पॉइंट अंतिम बिंदु यदि मैं इसे C उठाता हूं तो C लिखता हूं तो एक वेक्टर बन जाएगा OC वेक्टर। अर्थात P वेक्टर जिसे हम OB वेक्टर से भी निरूपित कर रहे हैं, इसका एक घटक, एक हिस्सा, एक पार्ट क्षैतिज घटक OA वेक्टर है और दूसरा उदगर घटक OC वेक्टर है। हमें OA का मान पता करना है और OC का मान पता करना है। हम OC के समतुल्य में, इस OC के समतुल्य में एक सदिश तैयार करते हैं, एक नया सदिश खड़ा करते हैं जो इसके बदले उपयोग में आ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज का रचना होता है और समकोण त्रिभुज में हमें इस वेक्टर की लंबाई पता करने हैं या इस वेक्टर के मान ज्ञात करने हैं, OA का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला हम पीछे से जानते हैं, पहले हमको पता है, उस फार्मूला के आधार पर हमें OA का मान चाहिए। पहले से हम जान रहे हैं ये OB हमारा P वेक्टर है, तब हमारा यहां अर्थात कर्ण पता है, आधार पता करने हैं, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और थीटा जिस पर अवस्थित होंगे वो हमारा आधार बन जाएगा। और ये जो पार्ट है O से B तक ये हमारा कर्ण बनेगा। तब हमारा यहां से ये OB जो होंगे ये हमारा कर्ण है और ये OA हमारा आधार है। तो हम cos थीटा ही उपयोग में लाएंगे। क्यों? जिसे हम जानते हैं वो हमारा कर्ण है, अर्थात OB हम जानते हैं ये P वेक्टर है। जो न जानते हैं वो हमारा आधार है और इसी का मान पता करना है। तो हम cos ही लगाएं। और क्यों लगाया? क्योंकि मुझे जो पता है वो कर्ण पता है और जो निकालने हैं वो आधार है। तो cos थीटा फार्मूला में ही ये कर्ण और आधार दोनों आएंगे, इसलिए हम फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहां हमारा आधार OA और कर्ण बन जाएगा OB। तो OA बट्टा OB आप इस वेक्टर में दोनों, तो ये हमारा हो जाएगा OA वेक्टर बट्टा में OB वेक्टर। OA वेक्टर जो है वो तो हमें ज्ञात करना ही है, लेकिन OB वेक्टर हमारा P वेक्टर है। तो यहां इसका जब मान भरेंगे तो cos थीटा बराबर ये हो जाएंगे OA वेक्टर और OB वेक्टर जो हमारा पहले से P वेक्टर है। अब OA का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहां से हो जाएगा OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर cos थीटा। मतलब साफ बात, सब कुछ क्लियर हो गया कि यदि किसी वेक्टर का वियोजन हो तो उस वियोजन में जो क्षैतिज घटक है और जिसके साथ थीटा कोण बने हो तो वह हमारा उस वेक्टर के साथ cos थीटा वैल्यू लेकर आएगा। अर्थात क्षैतिज घटक के साथ यदि वेक्टर थीटा कोण बनाता है तो वह वेक्टर क्षैतिज घटक से बना हुआ सदिश वेक्टर के साथ cos वैल्यू लेकर आएंगे। तो हमारा OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर cos थीटा। अब इस P वेक्टर के उदगर घटक OC वेक्टर का मान हम ज्ञात करने चलते हैं। देखते हैं तो हमारा OC जो वेक्टर है वो उदगर घटक है। क्षैतिज घटक OA के समतुल्य में एक नया सदिश खड़ा करते हैं जिसकी प्रारंभिक बिंदु C और अंतिम बिंदु B है। अब यहां से हम मान पता करने का प्रयास करते हैं कि हमारा OC कितना है। यह OC को मान ज्ञात करने से
हमें इसके उदर घटक का मान पता चल जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस समकोण त्रिभुज में हम पुनः cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos और इस समकोण त्रिभुज में बनाया गया कोण जो है हमारा वो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके जो बेस बनेंगे वो हमारा हो जाएगा ओसी वेक्टर, और फिर हाइपोटेनस तो हमारा ये कर्ण जो हो जाएगा यही बनेगा इसका हाइपोटेनस ओबी पी वेक्टर, जिसे हम लिखेंगे ओबी वेक्टर। cos 90 माइनस थीटा हम पिछले के क्लास में पढ़े थे, ये होता है हमारा साइन थीटा। यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा बराबर ओसी वेक्टर, और ओबी वेक्टर वही सदिश है जो जिसका वियोजन होकर ओ ए वेक्टर बने हैं और ओसी वेक्टर बने हैं, अर्थात पी वेक्टर। तो ये ओबी के जगह पर हम फिर से लिखते हैं उसका मान, उसके रूप को पी वेक्टर। तो यहां से हमारा मिलेगा ओसी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर साइन थीटा, पी वेक्टर साइन थीटा, ये ओसी वेक्टर निकलेगा। सदिश के इस वियोजन में हम दो बात सीखें। पहला बात, सदिश का जब वियोजन होता है और वह क्षैतिज घटक के साथ यदि थीटा कोण बनाते हैं, या किसी घटक के साथ अगर वह थीटा कोण बनाते हैं, तो वह घटक का मान दिए गए सदिश के साथ cos वैल्यू लेकर आता है। यदि हमारा यहां सदिश पी वेक्टर की जगह पर आर वेक्टर हो तो ये हमारा बन जाता क्षैतिज घटक आर वेक्टर cos थीटा। यदि कोई दूसरा वेक्टर होता ए वेक्टर तो ये बन जाते ए वेक्टर cos थीटा, फिर ये बन जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा। आगे के टॉपिक को देखने से पूर्व, समझने से पूर्व हम एक बार फिर से देख ले। कोई सदिश किसी घटक के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो उस घटक के साथ वह cos वैल्यू लेकर आएगा, और जिस घटक के साथ थीटा कोण या कोई एंगल नहीं बना रहा है तो उसके साथ वो साइन वैल्यू लेकर आएंगे, उस घटक के मान साइन वैल्यू लेकर आएगा। जैसे अगर यहां पर हमारा अगर थीटा होता तो ये बन जाता 90 माइनस थीटा, तब इस घटक में हमारे हो जाते पी वेक्टर साइन थीटा और ये बन जाता पी वेक्टर cos थीटा। हम इससे आगे देखते हैं सदिशों का जोड़। अदिशों का जोड़ हमने सीखा है, 2 और 3 का जोड़ना, 2 और 3 जुटकर 5 होते हैं, ये सब हमने देखा है। अब सदिश और सदिश आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, उसके नियम क्या है, उसके मेथड क्या है, हम इसको समझते हैं। मान लो कि हमारा कोई ए वेक्टर है और यह हमारा कोई दूसरा सदिश बी वेक्टर है। सदिश ए वेक्टर, सदिश बी वेक्टर, हम इन दोनों सदिश को जोड़ने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। हम इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। इसके जो नियम है, इसके जो मेथड है, दो सदिशों को जब आपस में जोड़ा जाता है तब उसमें एक सदिश को ज्यों का त्यों स्थिर रखकर, एक सदिश को ज्यों का त्यों स्थिर रखकर उसके सिर पर दूसरे सदिश के पैर को रखते हैं। थोड़ा एक बार मैं समझाना चाहूं सिर और पैर को। सदिश जहां से प्रारंभ होते हैं ये प्रारंभिक बिंदु कहलाते हैं और यही उसका पैर होता है। सदिश जहां पर लास्ट होता है, उसके अंत होते हैं, वो उसका अंतिम बिंदु होता है, और ये इसका सिर कहलाता है। यह हमारा टेल, जिसको हम पूंछ बोलते हैं, पैर बोलो, और ये हमारा हेड, जिसको हम सिर बोलते हैं। तो एक सदिश के सिर के ऊपर दूसरे सदिश के पैर को रखते हैं और ज्यों का त्यों रखते हैं। उसके बाद पहले वाले सदिश से पहले वाले सदिश के पैर से दूसरे वाले सदिश के सिर को मिलाते हैं, और इससे जो हमारा एक नया सदिश बनता है वो होता है उन दोनों सदिश के जोड़ का परिणामी सदिश। इसको जोड़ते हैं। तो हम ए वेक्टर को ज्यों का त्यों लिखें,
हमारा बन गया ए वेक्टर। ये हमारा ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर के सिर पर बी वेक्टर के पैर को, अर्थात इसके इस हिस्सा को हम ज्यों का त्यों इस पर रखते हैं, और हमारा जो नया सदिश बनेगा, जो हमारा नया वेक्टर बनेंगे, वो हमारा नया सदिश प्रारंभिक सदिश, पहले वाले सदिश के पैर से प्रारंभ होगा और दूसरे वाले सदिश के सिर तक जाएगी। अर्थात ए वेक्टर को हमने ज्यों का त्यों रखा और उसके सिर पर हमने दूसरे वेक्टर बी वेक्टर को रख दिया। उसके पैर को पहले वाले सदिश ए वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वाले सदिश बी वेक्टर के अंतिम बिंदु अर्थात इसके सिर को मिलाते हैं। तो हमारा ये जो सदिश बनेगा ये परिणामी सदिश होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होंगे, ये जोड़ का परिणामी सदिश कहलाएगा, और ये हमारा आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो ये हमारा परिणामी सदिश है, जोड़ का परिणामी सदिश। इस सदिश को हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। बी वेक्टर को हम स्थिर रखें और ज्यों का त्यों ए वेक्टर को, इसके पैर को, ए वेक्टर के पैर को बी वेक्टर के सिर पर रखें, तो भी हमारा एक नया जो सदिश बनेगा वो भी हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के जोड़ का परिणामी सदिश मिलेगा। हम यहां देखते हैं हमारा बी वेक्टर स्थिर है और इसके सिर पर ए वेक्टर के पैर को रखते हैं, सिर पर ए वेक्टर के पैर को रखते हैं और ज्यों का त्यों उठाकर इसको रख देते हैं। तो हमारा ये ए वेक्टर बन जाएगा और ये बी वेक्टर पर, बी वेक्टर के सिर पर हमारा ए वेक्टर का ये पैर है। अब परिणामी सदिश कौन होगा? तो जिस सदिश को हमने स्थिर किया था, स्थिर रखकर बी वेक्टर को हमने फिक्स कर दिया, बी वेक्टर जिस पोजीशन में वही पोजीशन में, और ए वेक्टर को बी वेक्टर के सिर पर हमने लाकर यहां रख दिया। तो जो हमारा स्थिर सदिश है उस स्थिर सदिश के पैर से जिस सदिश को हमने उठाकर स्थिर सदिश के सिर पर रखा है वहां तक मिलाते हैं, और इससे जो हमारा सदिश बनता है, इससे जो हमारा वेक्टर बनेगा वो इन दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी सदिश होंगे। यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर को हमने उठाकर रखा और जबकि बी वेक्टर को ज्यों का त्यों रखा। एक सदिश को स्थिर करके रखा और उसके सिर पर दूसरे सदिश के पैर को लाकर रख दिए, और पहले वाले सदिश के पैर से दूसरे वाले सदिश के सिर को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो सदिश हमें मिला वह सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के जोड़ का परिणामी सदिश कहलाएगा। और फिर हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जो होंगे हमारा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यह हमारा हो गया जोड़ का परिणामी सदिश। सदिश का घटाव, तो दो सदिश को हम किस प्रकार घटाते हैं? वास्तव में सदिश को जोड़ने की ही क्रिया में घटाव की क्रिया होती है। होता क्या है कि एक सदिश को उसके साथ किसी ऋणात्मक सदिश को, अर्थात दो ऋणात्मक सदिशों को आपस में जोड़ना ही सदिश का घटाव कहलाता है। जैसे हमारा ये कोई ए वेक्टर है और कोई नेगेटिव वेक्टर हमारा ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर और ये हमारा नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर। इस ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर को हमें जोड़ने हैं। हम इसको जब जोड़ेंगे तो वास्तव में एक घटाव की प्रक्रिया में आ जाएगी, क्योंकि ये जुटेंगे नहीं, घटेंगे ही लास्ट में। एक सदिश को स्थिर रखते हैं, ए वेक्टर को हम स्थिर रखते हैं, और इस स्थिर सदिश ए वेक्टर के सिर पर हम ऋणात्मक सदिश बी वेक्टर के पैर को रखते हैं, इस पैर को रखते हैं। और पैर के रखने से
जो हमारा एक वेक्टर बनेगा, जो हमारा एक सदिश बनेगा, इस बी वेक्टर के पैर को रखते हैं इसके सिर पर ज्यों का त्यों, और जो हमारा सदिश बन रहा है वो वेक्टर प्रारंभिक सदिश ए वेक्टर के पैर से बी वेक्टर के सिर को मिलाने पर इसका परिणामी सदिश मिलेगा, और ये परिणामी सदिश है रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के जोड़ से मिलेंगे, तो ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और फिर यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और आर वेक्टर इक्वल टू माइनस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दो सदिशों का घटाव है। तो किसी ऋणात्मक सदिश को किसी सदिश के साथ जोड़ना सदिश का घटाव कहलाता है, और इस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। ए वेक्टर को जो कहते हो रखें, और ए वेक्टर के सिर पर बी वेक्टर के पैर को रखते हैं, और फिर बी वेक्टर के सिर के साथ ए वेक्टर के पैर से बी वेक्टर के सिर को मिलाते हैं, और यह हमारा परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होता है। और यह आर वेक्टर जो है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परिणामी सदिश का मान हमारा ये निकल के आता है, जो कि सदिश का एक घटाव है।